वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो वीएस क्लासेस की तरफ से मिशन कांस्टेबल 2026 की शुरुआत 11 मई 2026 से की जा चुकी है बच्चों, जैसा कि हमारा वादा था आप लोगों से। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम इसमें, तो बार बार चीजें बता रहे हैं, शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। एमपी कांस्टेबल को लेकर के जितना भी इसका पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुछ भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, कुछ भी पे नहीं करने की जरूरत है। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डेली क्लासेस के साथ में वीकली टेस्ट रखा गया है, इसमें पीडीएफ नोट्स है, मॉक टेस्ट। अगर डाउट आता है तो डाउट सेशन भी है, इसके लिए आप कमेंट करिएगा, आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा। और रिकॉर्डेड बैकअप तो होगा ही, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड होने जा रही है। ठीक है ना। तो अब की बारी वर्दी हमारी, इस लक्ष्य के साथ हमने ये शुरुआत की है आप लोगों के लिए। आपको अपने लिए मेहनत थोड़ी सी करनी है, कंटिन्यू हमारी क्लासेस को अटेंड करना है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनका साथ देना है, प्रॉपर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, एक है टेलीग्राम का, एक इंस्टा का। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है। इंस्टा पे अगर आप जाते हैं तो करंट इश्यूज, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सबसे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आपको हमारी क्लासेस का रिव्यू भी मिलेगा, साथ में आपकी तैयारी में भी मदद होगी। ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी संचालित हो रही हैं, 4 से 5 फैकल्टी उसमें हमारे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी नज़दीकी छात्र हैं, जो आसपास के छात्र चाहते हैं, हमारा लोकेशन जानना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो वो हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आप कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है ना। इसके अलावा बार बार हमारे टीचर्स आपको बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है 1200 पदों में, उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस जो है हमारे यहाँ संचालित हैं। ठीक है। 10th पास है, 10th पास वालों के लिए है, और 18 वर्ष की आयु उन्होंने पूर्ण कर ली हो, बस इतना ही है। सिलेबस आपका बहुत इजी है, बहुत आसान है, छोटा सा सिलेबस है, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाने वाला है। नेक्स्ट मंथ जो है इसका एग्जाम होना है। ठीक है ना। तो इसके लिए ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सेम इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे, मेन टॉपिक पे। ठीक है। तो मैं जो है आप लोगों को स्टैटिक जीके के अंतर्गत क्या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा रही हूँ, एमपी जीके पढ़ा रही हूँ, उसमें स्टैटिक जीके के अंतर्गत। ठीक है, हमारा 8 लेक्चर पूरा हो चुका है। 8 लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा है, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको देखा है, सामान्य परिचय देखा है, पर्वत, पठार, नदियाँ, वन, जो है नदियाँ, ये सब देख चुके हैं, वनों को देख चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हम ये सब कुछ देख चुके हैं, अभ्यारण्य वगैरह। तो 8 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 9वां लेक्चर है, जिसमें हम यहाँ के एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में पढ़ेंगे और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, कैसा यहाँ पे मौसम पाया जाता है, कैसी कृषि होती है। तो सबसे पहले कृषि के लिए आपको पता होना चाहिए वहाँ की वर्षा कैसी होती है, वहाँ की जलवायु कैसी है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जलवायु कैसी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, पहले ही हम देख चुके हैं, एक बार मैं बता चुकी हूँ, जब हम वन वगैरह पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे, मिट्टी पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने चर्चा किया था। ठीक है ना। देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। ये एमपी कांस्टेबल एग्जाम के पर्पज से तो है ही, आपके दूसरे भी छोटे से लेके बड़े एग्जाम में भी आपकी काफी मदद करने वाले हैं। चाहे आप एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपका एमपीजी के है। ठीक है। और हमने कोशिश की है कि जो भी चीजें हम पढ़ाएं ऐसा कंप्लीट आपको पढ़ाएं कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, और एक से ज्यादा जो है एग्जाम को आप अटेंड कर सके, उन सभी के लिए आपको जो है ये हेल्प करे। ठीक है ना। तो इसी पर्पज से सारी चीजें हम स्टार्ट कर चुके हैं, आपको केवल पढ़ाई करनी है साथ में। चलिए, तो यहाँ पे काम चोरी नहीं करनी है, मन लगा के बस पढ़ाई करना है। देखते हैं मध्य प्रदेश के मौसम और जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। औसत वर्षा यहाँ पर कैसी है, 112 सेंटीमीटर। एवरेज जो है यहाँ पर जो आपकी रेनिंग है वो कैसी है, 112 सेंटीमीटर है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पचमढ़ी।
मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, 212.3 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा यहाँ पे होती है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है गोहद, जिला भिंड, यानी भिंड में सबसे कम वर्षा, सूखा क्षेत्र है भिंड, मुरैना, ग्वालियर हमने देखा था उधर, ठीक है ना। तो औसत तापमान यहाँ पर कैसा है, 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, ये मध्य प्रदेश का टेम्परेचर है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान वाला जिला गंजबा सौदा, जिला विदिशा, कितना मापा गया है, तो एवरेज 48.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये सबसे गर्म स्थान है मध्य प्रदेश का। तो सबसे ठंडा वाला कौन सा है, न्यूनतम तापमान कहाँ है, शिवपुरी, जिला शिवपुरी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मौसम जो है हमारे यहाँ वही 3 होंगी, ठंडी, गर्मी, बरसात, 3 जो सभी जगह होती हैं। तो उन ऋतुओं को मध्य प्रदेश में किन अन्य नामों से जाना जाता है, देखिए जैसे ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम को मध्य प्रदेश में यूनाला कहा जाता है, यूनाला कहा जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके स्थानीय नाम से, मध्य प्रदेश में ऋतुओं के स्थानीय नाम से। तो शीत ऋतु, इसे जो है सियाला कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वर्षा ऋतु को स्थानीय नाम इसका है चौमासा, तो यूनाला, सियाला, चौमासा ध्यान रहेगा। गर्मी, ठंडी, बरसात, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का एकमात्र ऋतु वेधशाला ये इंदौर में है, और ऐतिहासिक रूप से भी एक वेधशाला शुरुआत की गई थी। देखिए मध्य प्रदेश का एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ पे है, इंदौर में है, ठीक है, जो भी राजकीय है। और ऐतिहासिक वेधशाला जंतर मंतर जो है पुराना वेधशाला था, जो कि उज्जैन में बनाया गया था, किसके द्वारा, मालवा के राज्यपाल राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था 1719 में, ठीक है। ये पुराना वेधशाला हुआ करता था एक जंतर मंतर के नाम से उज्जैन में, ध्यान रखिए किन्होंने बनवाया था, तो मालवा के राजा थे जयसिंह, राजा जयसिंह ने बनवाया था। और अभी मध्य प्रदेश में एकमात्र ऋतु वेधशाला कौन सी है, आपके इंदौर में है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई परियोजना को देखते हैं, सिंचाई परिदृश्य को देखते हैं, क्योंकि हम कृषि देखने वाले हैं, इसके लिए आपको जलवायु और वर्षा के बारे में पता होना चाहिए, सिंचाई व्यवस्था के बारे में पता होनी चाहिए, कैसी सिंचाई कहाँ पे अच्छे से होती है, पानी की व्यवस्था कहाँ पे ज्यादा अच्छी है, वहां पे कृषि ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। आते हैं सारी चीजों में। तो देखिए कुछ योजनाएं हैं जो शासन की तरफ से लाई गई है, योजना कह लीजिए, अभियान कह लीजिए, ये योजना लाई गई है ताकि मध्य प्रदेश में या राज्य में जल की व्यवस्था, जलापूर्ति कराई जा सके। तो सबसे पहला जैसे जल अभिषेक अभियान 2006 में लाया गया था, बलराम ताल योजना ये 2007 में लाया गया था, वहीं खेत तालाब योजना 2007 में ये योजना लाई गई थी। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं जो राज्य में जलापूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, या इन्हीं के आधार पे जलापूर्ति कराई जाती है, और भी दूसरे कार्य जो है करवाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक डेटा देख रहे हैं कि कौन सा सबसे न्यूनतम सिंचित जिला है, सबसे ज्यादा अधिक सिंचित जिला कौन सा है। सिंचित जिला का मतलब जहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी हो, ठीक है, सिंचाई साधन अच्छा हो, ठीक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है होशंगाबाद, न्यूनतम सिंचित वाला जिला है डिंडौरी। क्लियर हो रही है चीजें, सर्वाधिक सिंचित वाला जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से होशंगाबाद है और न्यूनतम डिंडौरी है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक सिंचित वाला जिला दतिया है और न्यूनतम डिंडौरी है, दोनों में, ठीक है। ये तो कॉमन है, आपको ध्यान रहेगा, न्यूनतम सिंचित जिला और आपका चाहे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या प्रतिशत की दृष्टि से, दोनों ही डिंडौरी होंगे, ठीक है। यहाँ पे डेटा थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं फैक्ट के रूप में, उसे देख लेते हैं। जैसे ऐतिहासिक और प्रमुख नहरों के बारे में है, जैसे पहली नहर कौन सी है, वैनगंगा, बालाघाट में है, 1923 में ये बना था। प्रमुख टैंक मतलब जहाँ पानी स्टोर होता हो, तो सबसे प्रमुख टैंक या बड़ा टैंक जहाँ पे कौन सा है वो पलकमती सिंचाई टैंक, ये है जिला रायसेन में बनाया गया है। इसके अलावा जो नहर है गुलाब सागर नहर जिला सीधी में ये स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं कृषि की अर्थव्यवस्था पे आते हैं, या कृषि का महत्व देखते हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से है, ठीक है ना। तो देखिए
कृषि का अगर आर्थिक योगदान की बात करें, यानी आपकी कितनी जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, या कृषि का कितना प्रतिशत है जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में शामिल है, ये सब कुछ हमको देखना है, उसका योगदान देखना है। ठीक है, तो जनसंख्या, मध्य प्रदेश की लगभग 70% जनसंख्या, 70% जनसंख्या जो है, आबादी जो है कृषि पर आधारित है, और या फिर कृषि से संबंधित गतिविधियों पर आधारित है। ठीक है ना, यानी उनका जीवन यापन हो गया उसी पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। वहीं हम जीडीपी में अगर कृषि का योगदान देखें, तो लास्ट आपका 2019-20 का डेटा है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की कृषि का 23.36%, 1 मिनट, 23.36% ये किस पर निर्भर करता है? आपकी कृषि पर निर्भर करता है। 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो जीडीपी में कृषि का 23.36% योगदान रहेगा। जीडीपी आप समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो समझ रहे होंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी भी देश की राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य की जीडीपी क्या हो जाएगी? किसी भी राज्य के अंतर्गत एक वर्ष में जितना भी आय व्यय खर्च होता है, उसका सबका डेटा कलेक्ट करना क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, और अर्थव्यवस्था ही है वो। ठीक है, और इस जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 23.36% रहा है। कब? लास्ट डेटा 2019-20 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं 23.36%। ये प्रतिशत, ये मात्रा कम नहीं है, छोटी बात नहीं है। काफी मात्रा में कृषि का जो है योगदान है, या कृषि पर निर्भर हैं लोग अपने जीवन यापन के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, कृषि जोत के आकार की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा कितनी भूमि है कृषि की योग्य, इसको देखना है। अगर औसत जोत हम राज्य के अंदर देखें मध्य प्रदेश में, तो 2.2 हेक्टेयर है। औसत जोत की बात कर रहे हैं, औसत कृषि योग्य भूमि की बात कर रहे हैं, लगभग इतना है। और राष्ट्रीय स्तर में औसत जोत देखें तो वो है 2.44 हेक्टेयर, 2.44 हेक्टेयर भूमि। ये जमीन को नापने की इकाई है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम औसत जोत वाला जिला कौन सा है? पूरा क्षेत्र में तो हो गया 2.2 हेक्टेयर जो भूमि है, औसत जोत वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, लेकिन औसत जोत वाला और अधिकतम जोत वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का जिला हरदा, 5.5 हेक्टेयर भूमि औसतन, जो कि जोत या कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आती है। वहीं न्यूनतम औसत जोत वाले जिले की बात करें तो वो है कटनी और नीमच, लगभग 1.5 हेक्टेयर भूमि ये कृषि जोत या औसत जोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप पूरा डेटा जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं फसल चक्र में आते हैं। कृषि का फसल चक्र क्या कहलाता है? देखिए, फसलों को हमने 3 भागों में बांट रखा है, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। किस तरह से? तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, जैद फसल या जायद फसल, इसे जायद भी कहा जाता है, जायद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं ये कब कब काटी जाती है, कब बोई जाती है, कौन कौन सी फसलें इसमें आएंगी। बार बार छात्रों को जो है कंफ्यूजन होता है कि रबी कौन सी है, खरीफ कौन सी है, जायद कौन सी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर उन चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं और इस तरह से पढ़ेंगे ताकि चीजें हमें फिर दोबारा भूले ना। ठीक है, हमेशा याद रहे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको, मैं बता देती हूँ। ठीक है, खरीफ की फसल, अगर इसकी बुआई की बात करें, बुआई मतलब उसको लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कब लगा देते हैं? जून जुलाई में, जून जुलाई में लगा देते हैं इसको। ठीक है, स्टार्टिंग बारिश के जो है स्टार्टिंग दिन होते हैं ये, और इनकी कटाई हो जाती है अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में। ये सभी जो है आप देखिएगा 3 से 4 या 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में होती है। ठीक है, जितनी भी फसलें हैं सबको कम से कम 4 से 5 महीने के समय लगता ही है। ठीक है, चलिए तो प्रमुख फसलों में कौन कौन से आ जाएंगे? चावल, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, मूंगफली, दालें आदि। ये कैसी फसलें हैं? ये खरीफ की फसलें हैं, ध्यान रखिएगा। इनको पानी की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, इसलिए बरसात के टाइम में बुआई होती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में ये जो है बोई जाती है, यानी ठंडी का समय, अक्टूबर नवंबर ठंडी के समय बोई जाती हैं ये, और मार्च में काट ली जाती है, वही फरवरी मार्च में ये काट ली जाती है, कटाई कर ली जाती है। ठीक है, लगभग आपका जो गर्मी शुरू होता है उस टाइम पे इन्हें काट लिया जाता है। अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? गेहूं है, चना है, जौ है, मसूर है, अलसी है, सरसों है। अब देखते हैं खेतों में कितनी हरियाली, ठंड के समय में पूरी खेतों में पीली पीली चादर फैली रहती है, हरियाली बहुत ज्यादा रहता है इस टाइम में। तो ये कौन कौन सा है? ये सरसों, जौ, इन्हीं के कारण ही तो हरियाली रहती है, गेहूं के कारण पूरे खेत हरे भरे रहते हैं।
इस तरह से चीजों को आपको थोड़ा सा स्टोरी जैसे पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह याद करना पड़ेगा ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है ना। चलिए अब जायद की फसल की बात करें। जायद फसल इसे जो है मार्च अप्रैल में बोया जाता है, गर्मी में बोया जाता है और बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाता है, लगभग जून में इसे काट भी लिया जाता है। तो गर्मी में आपको क्या क्या मिलती है भाई? तरबूज मिलता है, ककड़ी मिलता है, खीरा मिलता है, खरबूजे मिलते हैं आदि। ये तुरंत जो है खाए जा सकने वाली फसलें होती हैं और गर्मी के सीजन में आपको मिलती हैं मुख्य रूप से, ठीक है। इन्हें बोलते हैं जायद फसलें। तो तीनों जो फसल चक्र है उसके बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा, यानी साल भर में जो भी फसलें हम बोते हैं, काटते हैं, उनको यहाँ हम 3 भागों में इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश के कृषि विभागों की बात कर रहे हैं या फसल क्षेत्रों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश को कितने फसल क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। गेहूं चावल का प्रदेश, धान यानी चावल का प्रदेश, ठीक है, गेहूं का प्रदेश, गेहूं ज्वार का प्रदेश, कपास ज्वार का प्रदेश या फसल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। प्रदेश भी लगाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे चावल का प्रदेश हो गया, गेहूं चावल का हो गया, फिर गेहूं का सेपरेट हो गया, चावल का सेपरेट, फिर गेहूं चावल, फिर गेहूं का सेपरेट एक प्रदेश या क्षेत्र माना जाएगा, फिर गेहूं और ज्वार का प्रदेश अलग हो जाएगा और लास्ट में आपका कपास और ज्वार का प्रदेश या फसल क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे पाया जाएगा? जहां पे वर्षा, अब बताए थे ना चावल को वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? लाल पीली मिट्टी। जब हम मिट्टी का प्रकार पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा लाल पीली मिट्टी जो है ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, जिस क्षेत्र में। तो कहाँ पे ये पाई जाती है लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र? याद करिए हम जब मिट्टियां पढ़ रहे थे, पूर्वी क्षेत्र या बघेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी मध्य प्रदेश जो है बघेलखंड का क्षेत्र, जहां बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, सीधी ये जिले आ रहे थे, ठीक है। वहीं हम गेहूं और चावल के प्रदेश की बात करें तो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, यानी चावल से थोड़ा सा कम चाहिए, लेकिन चाहिए क्योंकि ये गेहूं और चावल दोनों का प्रदेश है, ठीक है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिश्रित और मिश्रित मिट्टी किधर पाई जा रही है मध्य प्रदेश में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में याद रहेगा रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, सीधी, दमोह ये आदि जिले। हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैप के साथ देखा हुआ था, ठीक है। चलिए तीसरा प्रकार है आपका गेहूं फसल का प्रदेश, गेहूं फसल क्षेत्र। तो गेहूं के लिए सामान्य वर्षा की जरूरत है, मतलब कम भी होगी 100 सेंटीमीटर से तो भी वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए और साधारण काली, यानी उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र कह सकते हैं आप। मिट्टी हमने पढ़ा है उत्तरी क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलता है, चंबल वाला क्षेत्र जो होता है, पश्चिम में मालवा है आपका, तो उनसे मिश्र वो जो हिस्सा आपका मिला हुआ है जलोढ़ और साधारण मिट्टी वाले क्षेत्र में ये सबसे अच्छी होती है। और काली मिट्टी भी पाई जाती है, उधर ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी पाई जाती है मालवा में, तो जो गेहूं के लिए सबसे प्रसिद्ध होता है, ठीक है, सबसे प्रमुख मिट्टी होती है। तो इसमें कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? नर्मदा घाटी क्षेत्र, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा आदि जिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके अलावा गेहूं और ज्वार का प्रदेश, इसमें और शामिल कर लीजिएगा जिले वगैरह, सीहोर है, रायसेन है, भोपाल, विदिशा, जो उत्तर मध्य वाला हिस्सा है वो वाला आपका पूरा जो क्षेत्र है वो गेहूं प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गेहूं ज्वार का क्षेत्र कौन सा है? अब जहां पे वर्षा बहुत कम हो, एकदम 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में हो रही हो, मिट्टी कैसी हो? जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी हो। तो कछारी मिट्टी तो आपकी चंबल क्षेत्र में पाया जाता है। और जिले कौन से? बुंदेलखंड वाला ले रहे हैं पूरा, छतरपुर, टीकमगढ़, जिला निमाड़ी। और मध्य भारत में भी, मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश का ही, कौन कौन से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आदि। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ज्वार, गेहूं ज्वार का क्षेत्र। अगर हम थोड़ा सा मैप के साथ इन चीजों को देखें, एक मिनट, हाँ मैप के साथ भी इन चीजों को थोड़ा सा साथ में देखते हुए चलें तो देखिए किसकी बात कर रहे थे हम लोग? धान या चावल का प्रदेश कह रहे थे, तो जो कि आपका पूर्वी क्षेत्र था, आप बघेलखंड कह सकते हो। ये आपका कौन सा क्षेत्र है? 1 नंबर डाल देती हूँ, ये है आपका चावल प्रदेश, चावल प्रदेश। दूसरा है गेहूं और चावल दोनों का प्रदेश, जहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी और फिर 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। कौन सा क्षेत्र है आपका मिश्रित मिट्टी वाला? कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है।
तो यहाँ पे आपका पाया जाएगा क्या, 2 नंबर, यानी आपका गेहूं और चावल का प्रदेश। मैप के साथ समझा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैप हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको केवल लोकेशन एक बार बता रही हूँ। गेहूं का प्रदेश कौन सा पाया जाएगा, जहाँ मिट्टी जलोढ़ और काली साधारण होनी चाहिए, तो मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र ये वाला पूरा आपका। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर, यानी गेहूं का फसल क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। गेहूं ज्वार का प्रदेश जहाँ पे बारिश बहुत कम 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती हो, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र हो। जिला कौन सा लगेगा, बुंदेलखंड, तो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है, कुछ उत्तरी भाग भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका गेहूं और कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ज्वार का क्षेत्र, ठीक है। लास्ट है आपका कपास या ज्वार का फसल क्षेत्र। अब यहाँ पे वर्षा कैसी, यहाँ पे भी वर्षा जो है सामान्य होनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा कैसी होनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी काली मिट्टी पाई जाएगी, मालवा, पूरा मालवा आप उठा लीजिए, ठीक है, ये पूरा मालवा क्षेत्र। ये आपका 5 नंबर, कौन सा, कपास। जो कपास होता है इसके लिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कपास है कैसी है, एक तो व्यापारिक फसल है, ठीक है, व्यापार में मदद करती है, अर्थव्यवस्था में मदद करती है, उससे इनकम बनता है, तो व्यापारिक फसल है। और कपास काली मिट्टी में सबसे अच्छी उगाई जा सकती है, गेहूं हो और कपास ये सभी काली मिट्टी में बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है। तो ये पूछा जाता है सवाल कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है, ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, मालवा में और निमाड़ क्षेत्र में। प्रमुख जिले मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, जितने आप मालवा के जिले जितने जानते हैं उन सभी को ले लीजिए। ये आपका कौन सा हो जाएगा, कपास और ज्वार का फसल क्षेत्र। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी उम्मीद है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, कांटेक्ट करिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, फसलों को थोड़ा सा देख लेते हैं। कहीं कहीं पे इनके बारे में अलग से पूछ दिया जाता है, इनका वैज्ञानिक नाम पूछ दिया जाता है, या फसल क्षेत्र कहाँ पे ये उगाए जाते हैं, कैसी जलवायु चाहिए, ये सारी चीज। तो गेहूं के बारे में, प्रमुख फसल है उनको देख लेते हैं। गेहूं के बारे में है, इसके कुल की बात करें, किस कुल किस फैमिली से आती है, तो ये ग्रेमिनेसी कुल से आती है। ट्रिटिकम एस्टिवम ये इसका वानस्पतिक नाम है गेहूं का। जलवायु कैसी, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण मतलब ठंडी और गर्मी दोनों बराबर मौसम होना चाहिए, तब ये बहुत अच्छे से हो जाएगी। वर्षा हम देख चुके हैं 100 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है, सामान्य वर्षा होनी चाहिए। प्रमुख किस्में गेहूं की कौन कौन सी किस्में आती हैं, शरबती, राज, लोकवन, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, इस तरह की किस्में जो है हमारे मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं गेहूं की। इससे संबंधित रोग कौन सा है, डिसीज कौन सा है, तो रस्ट, टुंडू, किट्टू रोग, ठीक है। रस्ट कैसा है, उसके देखिएगा जब पत्तियां जो है इसमें काले भूरे ऐसे रंग की, पीली रंग की पड़ने लगती हैं उसकी पत्तियां, और फिर टहनियों को छूने पर उसमें से बुरादा या सफेद पाउडर जैसी चीजें निकलने लगती है, यानी पौधों में जो पाई जाती है एक प्रकार की डिसीज है ये रस्ट, टुंडू, किट्टू, इस तरह की ये रोग है गेहूं से संबंधित, इसे ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। जिले कौन से प्रमुख हैं, तो होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर, ये प्रमुख जिले हैं जहां पे गेहूं उगाई जाती है बहुत अच्छे से, ठीक है। चावल ग्रेमिनेसी फैमिली से है, ये भी सेम, और आइजा सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी इसके लिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होगी जहां बहुत अच्छे से चावल होगा, और वर्षा भाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ज्यादा पानी की जरूरत होती है चावल को, ध्यान रहेगा। कौन कौन सी किस्में मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं, तो चिन्नौर है, रंजीत है, स्वर्ण एक है, अमन, गोल्डन राइस, ये सारी चीजें, ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है। तो ये प्रमुख किस्में हैं चावल की जो हमारे मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। इससे संबंधित रोग अंगमारी, खैरा आदि, ये प्रमुख रोग है चावल से संबंधित। इसमें भी क्या होते हैं, पत्तियों में डिसीज, सबसे पहले देखिए हमारे अगर प्रॉब्लम होती है, अंदर से कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो हमारे जो इफेक्ट है हमारे फेस पे, हाथ पांव में, यानी स्किन में दिखाई देता है। इसी तरह अगर पेड़ पौधों में कोई भी डिसीज होती है तो वो किस में दिखाई देगा, जो बाहरी तत्व होते हैं जैसे पत्ते हो गए, उसके तने हो गए, ठीक है, फल या फूल सड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, इस तरह की डिसीज में आपके लक्षण दिखाई देंगे। तो चावल में ये अंगमारी, खैरा, इनके लक्षण जो है आपके पौधे के पत्तियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। अग्रणी जिला बालाघाट, सिवनी, मंडला, सीधी, शहडोल, इन जिलों में, इन क्षेत्रों में चावल बहुत अच्छे से उगाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। मक्का
ग्रेमिनेसी सेम फैमिली है, ग्रेमिनेसी फैमिली से ये भी आता है। जिया मेज इसका वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा, यानी वर्षा अच्छी चाहिए इसको, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। व्हाइट कट रोग इसमें पाया जाता है। इसकी किस्म जो है मुख्य रूप से सरताज, गंगा 11, डेक्कन, ये प्रमुख किस्में हैं मक्का की जो हमारे मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। ठीक है। अग्रणी जिले छिंदवाड़ा, नीमच, उज्जैन, ये प्रमुख जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हो गई। इसके अलावा भी है कुछ जिन्हें हम वाणिज्यिक या व्यावसायिक फसलें कहते हैं, जिससे हमारा इनकम सोर्स बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यापारिक फसलों के बारे में हम देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान निभाते हैं। जैसे सबसे पहले सोयाबीन, लेग्यूमिनेसी कुल फैमिली से ये आता है। ठीक है। वानस्पतिक नाम है इसका ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। किस्में कौन कौन सी किस्में प्रकार पाई जाती हैं या उगाई जाती है मध्य प्रदेश में? अहिल्या, नाम देखिएगा यहाँ पे सोयाबीन के कितने अच्छे अच्छे नाम हैं जो किस्में हैं। अहिल्या, अलंकार, पीएस 1024, समृद्धि, ये अच्छे अच्छे नाम है, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। ये किसकी किस्म है? सोयाबीन की किस्म है जो मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। ठीक है। वहीं कपास, ये दूसरा व्यावसायिक फसल है। ये मालवेसी फैमिली से आती है, मालवेसी कुल से आती है। इसकी किस्में हैं श्यामली, सुवीन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, और भी खूबसूरत नाम है इसके। तो ठीक है ना। तो कपास की ये किस्में जो है मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? अगर सोयाबीन की बात करें तो उज्जैन, धार। ठीक है। उज्जैन में आपका सबसे बड़ा संयंत्र भी है, सोयाबीन का संयंत्र है, देखिएगा। अभी हम पढ़ेंगे और भी जब उसका उद्यान वो देखेंगे, क्या चीज, कारखाने वगैरह देखेंगे। ठीक है। और विश्वविद्यालय सब कुछ देखेंगे, इंस्टीट्यूट। तो प्रमुख जिले कौन से हैं जहां पे कपास उगाई जाती है? खरगोन है, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर आदि। इन्हें सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है, सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। और कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी इसमें से इनकम होती है, सूती कपड़े बनते हैं इसमें से। ठीक है ना। तो गन्ना, अगला जो व्यापारिक फसल है गन्ना, कुल पोएसी जो फैमिली है या कुल है उसका अग्रणी जिला नरसिंहपुर, यहाँ पे गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। मूंगफली, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी जो सोयाबीन की फैमिली है वही है आपका मूंगफली का। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से है। वानस्पतिक नाम है एरिकिस हाइपोजिया, एरिकिस हाइपोजिया। इस 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाएंगे। प्रमुख जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी सोयाबीन को भी उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। ठीक है। जिले कौन सा है? खंडवा, खरगोन, ये प्रमुख जिले हैं जहां पे मूंगफली का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। सरसों, ब्रेसिकेसी फैमिली से आता है। अग्रणी जिला, सॉरी, अग्रणी जिला है मुरैना, ग्वालियर। दलहन फसलों की बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी यानी सोयाबीन की फैमिली से ही आते हैं। अग्रणी जिला है नरसिंहपुर। वहीं अफीम, अफीम को भी यहाँ पर कृषि के रूप में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो अवैध फसल है, इसको क्यों उगाई जा रही है। तो जो दवाइयां होती हैं इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका भी उत्पादन वैलिड तरीके से कराया जाता है और सीमित तरीके से कराया जाता है। सरकार के देखरेख के अंतर्गत इसका उत्पादन कराया जाता है। ठीक है। वानस्पतिक नाम है इसका पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। प्रमुख जिले हैं मंदसौर, नीमच, इन्हीं प्रमुख जिलों में ही इसका उत्पादन होगा, ध्यान रखिएगा, सरकार की देखरेख के अंतर्गत। ऐसे नहीं आपने देखा अरे हमारा राज्य की फसल है, मतलब राज्य के अंतर्गत उगाए जाने वाला फसल है, हम भी कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते नॉर्मली इसकी खेती। ठीक है। कॉफी, मध्य प्रदेश में कॉफी की भी उत्पादन होती है, देखिए कहाँ पे, तो बैतूल। ब्रिटिश नागरिक सेंट विफोर्ड द्वारा कुकरू हिल्स पर एक बागान तैयार किया गया, उसका निर्माण करवाया गया जहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश में कॉफी भी उत्पादित होती है, अपने आप को कम ना समझें आप लोग जो भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कृषि से जुड़े कुछ निगम या संस्थान हैं तो जिनके माध्यम से जो भी कृषि योजनाएं लाई जाती हैं, कृषि सुधार कार्यक्रम लाए जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी आपके प्लान वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना, फंड वगैरह सब कुछ, तो उसके अंतर्गत है पहला मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम, मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। दूसरा है मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, 1969-70 में इसकी स्थापना हुई थी। लघु कृषक
तीसरा है लघु कृषक विकास अभिकरण। इस निगम की स्थापना हुई थी 1971 में। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन संघ 1972 में स्थापना हुई थी। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1975 में आया था ये। भूमि विकास निगम 1977-78। एक ही सीरीज में आपका है, देखिए 1958 से शुरू हो रहा है, कोई 70, 71, 72, 75 इस तरह से बन रहा है। तो आप ये 3 से 4 बार जैसे रिवाइज करेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो एक नज़र आप देख लीजिएगा एग्जाम के टाइम में। इन सभी का आप कोशिश करिए कि एक चार्ट टाइप का बना लीजिए, आपको आसान हो जाएगा याद करने में चीज़ों को, ठीक है? हाँ, फिर है आपका एमपी बीज एवं कृषि विकास निगम, ये भोपाल में है, 1980 में शुरू किया गया। बीज प्रमाणन यानी बीज का निरीक्षण होना चाहिए, जो सीड्स वगैरह है उनकी क्वालिटी चेक करना। तो बीज प्रमाणन के लिए एमपी स्टेट एजेंसी बनाई गई थी 1980 में। एमपी राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1980 में इसे लाया गया था, ठीक है। राज्य पशु एवं कुक्कुट विकास निगम, जिसमें मुर्गियां, मुर्गी पालन को बोलते हैं, कुक्कुट पालन वगैरह इसको, और राज्य पशु पालन ये सब कुछ आ जाएगा। तो इनसे संबंधित निगम है, 1982 में इसे बनाया गया था, ठीक है। अब ये जो है क्या चीजें हो गई हमारी पूरी। जलवायु कैसी थी हमारे यहाँ, सिंचित प्रदेश कैसा है, कौन कौन सी फसलें हैं, फसल क्षेत्र कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, फसलों को किन किन नामों से जाना जाता है, यानी खरीफ रबी फसल चक्र को किन नामों से जाना जाता है, कितने फसल क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, प्रमुख फसल, प्रमुख निगम, उनके बारे में देख लिया हमने। अब मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र हैं, विश्वविद्यालय है, कोई संगठन है, कोई योजना है, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके सभी चीजों को हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश को, यानी बहुत अच्छी कृषि होती है, इसकी वजह से इसे 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्कृष्ट कृषि प्रदर्शन के लिए, और उसकी पुरस्कार राशि होती है 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो कितनी बार मिला ये संख्या ध्यान रखेंगे, 7 बार इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। आते हैं सोयाबीन राज्य, मतलब सोया राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश के अन्य नाम में हमने देखा था, यहाँ पे सोयाबीन बहुत अच्छी होती है, सोया राज्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इससे संबंधित कौन से प्रमुख केंद्र हैं उसे देखते हैं। और सोयाबीन के उत्पादन में देखिए देश का जो है लगभग 44.10% सोयाबीन मध्य प्रदेश से उगाया जाता है। कितना बड़ा प्रतिशत है, ठीक है ना, लगभग आपका 1/3 आप कह सकते हो, ठीक है। तो सॉरी हाफ से ज्यादा हो गया आपका। तो यहाँ पे देश का लगभग 44.10% सोयाबीन जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित है, लेकिन पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। हमने अभी जस्ट एक बार मैंने बता चुकी हूँ क्या है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में स्थापित है, लेकिन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान रिसर्च सेंटर जो है कहाँ बना है, मध्य प्रदेश के इंदौर में बना है, और कैसा है, राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल का है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दलहन अनुसंधान केंद्र से संबंधित, और गेहूं अनाज भी शामिल है, तो गेहूं को लेते हैं। गेहूं अनुसंधान केंद्र, ठीक है, वीट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, पवार खेड़ा, जिला होशंगाबाद। होशंगाबाद प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, जिला रहा है, हमने देखा है। चावल अनुसंधान केंद्र जिला बड़वानी, ठीक है। दलहन अनुसंधान केंद्र जहाँ पे दालों पर रिसर्च सेंटर रखा गया है, दालों पे बनाया गया रिसर्च सेंटर है, ये अमलाहा सीहोर जिला में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अंतरराष्ट्रीय अब जो कृषि अनुसंधान है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है, जैसे मक्का व गेहूं के लिए, तो अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र है खमरिया। खमरिया अंडरलाइन कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से हैं, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया कहाँ पे है, ये जबलपुर जिला, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मध्य प्रदेश का कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा जिला सीहोर में स्थापित किया गया। कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है कहाँ, अमलाहा में, अमलाहा जिला सीहोर, ठीक है। इसके बाद है फलों या फिर फलों से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है उनको भी देखते हैं, जैसे आम, कहाँ हो सकता है आम अनुसंधान केंद्र,
तो जिला रीवा, गोविंदगढ़। हमने पढ़ा है ना कि रीवा को क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है टैग मिला हुआ है आम के लिए, आम के उत्पादन के लिए। और सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, सुंदरजा, सुंदरजा आम यहाँ पे उगाया जाता है, जो आम की बहुत अच्छी किस्म होती है और इसी के लिए रीवा को जीआई टैग प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र यही रीवा में ही बनाया जाएगा, ठीक है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है, अंतरराष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय राज्य भी है, ध्यान रखिएगा। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, सुखपुरी, बुरहानपुर जिला, और ये अनुसंधान केंद्र अभी प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। और बुरहानपुर केले के लिए जो है प्रसिद्ध भी है। पूछा गया है ये सवाल कई बार कि केले का उत्पादन कौन से जिले में बहुत अच्छे से होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो जिला बुरहानपुर, ठीक है। व्यावसायिक फसलों में आते हैं, मतलब जिस पर आपका क्या हो, इनकम सोर्स जो है, इनकम बेस्ड जो आपकी फसलें होंगी उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कपास और गन्ना। तो कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी गाडरवाड़ा, ये जिला नरसिंहपुर में है। आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद अब ये फसलों का जो अनुसंधान केंद्र है वो चीजें आपके यहाँ खत्म हो रही हैं। कुछ अभी विश्वविद्यालय है, कुछ महाविद्यालय है, उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा डेटा है जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2003 में प्रथम जैविक खेती की स्थापना की गई थी इंदौर में। ये पूरे भारत का पहला जैविक खेती संगठन है। यह जैविक खेती पहली बार इंदौर में शुरू की गई थी। अब ये जैविक खेती क्या है, तो देखिए खेती अच्छी हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं और जो भी रासायनिक खाद्य वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जैविक खेती में ऐसा कुछ नहीं होता, आप वहीं से खेतों से ही निकले फल फूल वेस्टेज, गोबर खाद, इनकी मदद से, जो जैविक खाद होते हैं उनकी मदद से जब खेती करें उसे जैविक खेती कहते हैं। और राज्य, पूरे देश का और पूरे राज्य का पहला जो है जैविक खेती कहाँ, इंदौर में शुरू की गई थी, ठीक है। ये डेटा आप ध्यान रखेंगे। और कब, 2003 में शुरू किया गया था इसे, ठीक। अब जैविक अनुसंधान केंद्र की बात करें या उर्वरक संयंत्र की बात करें, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, कृषि से संबंधित है, इसलिए हम देख लेते हैं। तो जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में स्थापित है। देश का एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। हम पहले ही देख चुके हैं कपास से संबंधित जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, खरगोन में है। और एकमात्र यहाँ कपास अनुसंधान केंद्र भी पूरे देश का ध्यान रखिएगा खरगोन में है। उर्वरक संयंत्र की बात करें तो प्रदेश का पहला जैविक खाद्य संयंत्र, ठीक है, भोपाल में है, फैक्ट्री लगाई गई है। रासायनिक उर्वरक कहां पर बनाया गया है, कुमरी रायसेन जिला में है, सुपर फास्फेट के नाम से है, ध्यान रखिएगा, सुपर फास्फेट कारखाना, ठीक, कहां पे, जिला रायसेन। आगे बढ़े। अब आते हैं ऑपरेशन फ्लड 2 1980। अब ये क्या चीज है इसे ध्यान रखिएगा। अब जो ये पहली बात तो ये ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, ये कई बार पूछा गया है, ये शब्द किससे रिलेटेड है, किसी फल से है, किसी फसल से, किसी अनाज से, तो नहीं, ये दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड मध्य प्रदेश में 1980 में शुरू किया गया था। दुग्ध उत्पादन से संबंधित यह योजना मध्य प्रदेश में 1980 में प्रारंभ की गई थी और भारत में इसे 1970 में शुरू किया गया था और 10 साल बाद हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। जिसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि करना और उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। ये प्रमुख उद्देश्यों के साथ इस ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था, ठीक है। अब पशुपालन और स्वास्थ्य संबंधी कुछ संस्था वगैरह है, उनको भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ सारी चीजें हम फैक्ट करके पढ़ रहे हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, इन सभी को देखना जरूरी है। चलिए साथ में देखते हैं, पढ़ते हैं। पशु आहार और प्रयोगशाला के संबंध में देखें तो मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है, एकमात्र संयंत्र है धार जिले में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी ये भोपाल में बनाया गया है। पक्षियों से देखें तो पक्षियों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है, जिसे हम रानीखेत कहते हैं। जो मुर्गियां होती हैं या दूसरे पक्षी होते हैं, देखना उनका गर्दन जो है टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ झुक जाता है उनका शरीर, उसे ही रानीखेत कहते हैं, ठीक है, वो लक्षण होता है रानीखेत का। देखिए एक फैक्ट है यहाँ पे कि 1964 में
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर? जबलपुर में। जबलपुर में, ध्यान रखिएगा। तो प्रदेश के अंतर्गत कृषि से संबंधित शिक्षा दिया जाता है वहां पे, इस चीज को भी आप नोट आउट कर लेंगे। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है ये आपका जबलपुर में 1964 में ये बना था। ठीक है, आगे बढ़े। अब उद्यान और कृषि से संबंधित है कुछ चीजें, जैसे उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में है। कृषि अभियांत्रिकी, अब कृषि से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ठीक है ना। तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में स्थापित है। इससे पहले भी हम देख लिए हैं एग्रीकल्चर जो आपका रहा है, यूनिवर्सिटी भी है आपका, ठीक है। अभियांत्रिकी अनुसंधान इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कृषि से संबंधित वो है भोपाल में, ठीक है। आगे बढ़े। अब कुछ योजनाएं हैं कृषि से संबंधित। तो कृषि होती है किसानों पर बेस्ड है, यानी किसानों के लिए होता है, तो किसान कल्याण योजना वगैरह। तो कितने प्रकार की यहाँ दो देख रहे हैं। एक है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 1999 में, और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अप्रत्याशित फसल नुकसान से बचाना है। जो अचानक से उनको नुकसान होता है, मौसम की वजह से हो जाता है या दूसरे कारणों से, तो उससे बचत करना या उनको बीमा वगैरह उपलब्ध कराना, ठीक है, अच्छे बीज उपलब्ध कराना, ये सभी इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत कहा जाता है। फंड भी प्रोवाइड कराया जाता है अगर कृषक को चाहिए लोन वगैरह कृषि करने के लिए, तो ठीक है। महिला किसान प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण योजना डेनमार्क सरकार की मदद से चलाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है महिला किसान प्रशिक्षण योजना। डेनमार्क जो कि एक दूसरी कंट्री है, डेनमार्क की मदद से जो है मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, ताकि महिलाओं का भी जो योगदान है किसी भी क्षेत्र में वो पीछे ना रहे, उनका योगदान बना रहे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज के डेट में भी आप देख सकते हैं महिलाएं कहीं से भी पिछड़ी हुई नहीं है। आपकी चाहे अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं का योगदान बराबर है, ठीक है ना। चलिए, ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण, मतलब कुछ और प्रमुख संस्थान वगैरह जो है शुरू किया गया है ग्रामीण स्तर पे। तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, इसे अमरकंटक में स्थापित किया गया है, जिला अनूपपुर में है, ठीक है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी में है, होशंगाबाद जिला। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में स्थापित है ये आपका संस्थान। तो दोनों आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ये किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से और पंचायत प्रशिक्षण से संबंधित संस्थान है, ठीक है। चलिए, कुछ एक दो चीजें और रह गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे हाँ, वन एवं जलवायु से संबंधित है, तो वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र जो है भोपाल में है, जो कि अभी प्रस्तावित है, ठीक है। वहीं शिक्षा विज्ञान से देखें तो मध्य प्रदेश राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में है, और राज्य शिक्षण संस्थान जो है भोपाल में है। राज्य शिक्षा संस्थान, देखिए यही से आपकी जो है पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा जो प्रणाली है उसका कंट्रोल होता है भोपाल से, ठीक है। आपकी किस तरह से परीक्षाएं होंगी, सिलेबस कैसा होगा, पढ़ाने का तरीका, ये सब कुछ जो है कहाँ इन्हीं शिक्षा संस्थानों के माध्यम से ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े। चलिए, तकनीकी और विशिष्ट संस्थान है, एक दो चीज और है संस्थान से संबंधित। जैसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IIT की बात कर रहे हैं, कहाँ पर स्थापित है? भोपाल में है। प्लास्टिक पार्क, ये टामोट गांव रायसेन जिले में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये ग्वालियर में स्थापित है, ठीक है, पर्यटन से संबंधित है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा संस्थान है? तो पहला मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग PhD शोध केंद्र प्रस्तावित है, लेकिन कहां पर बना है? इंदौर में बनाया गया है, ठीक है। औषधि से संबंधित तुलसी शोध संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसी शोध संस्थान कहाँ पे है? तुलसी पर रिसर्च किया जाता है, तो वो संस्थान आपका चित्रकूट सतना में है, चित्रकूट सतना में है, ठीक है। लास्ट स्लाइड है हमारा जिसमें चीजें रह गई हैं कुछ कुछ, उसे देख लेते हैं। देश का प्रथम बाजार इंदौर है, पूरे देश का, पूरे आपके भारत देश का प्रथम बाजार इंदौर को घोषित किया गया है, इंदौर को माना गया है, ठीक है। यह पहला बाजार स्थापित करने का गौरव इसे प्राप्त है,
और यह राज्य की मजबूत कृषि उपज और सुदृढ़ व्यापारिक अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक संगम को दर्शाता है। जब हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख रहे थे, उसमें भी हम व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक राजधानी हम देख रहे थे, व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की। वो कौन थी? इंदौर थी। क्यों? क्योंकि इसे ही देश का व्यावसायिक राजधानी बनाया गया है और व्यावसायिक केंद्र भी इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये थी सारी चीजें हमारी किससे रिलेटेड मध्य प्रदेश की कृषि, जलवायु, सिंचाई और उससे संबंधित जितनी भी प्रमुख संस्थाएं, विश्वविद्यालय, संगठन, योजना, सब कुछ हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी और पीडीएफ नोट्स तो हम बता ही चुके हैं, आपको अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी पढ़ाई आपकी तरफ से नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं रुक रहे हैं। हम कंप्लीट ये सिलेबस आपको 4 से 5 महीने की ड्यूरेशन में प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये हो गया स्टैटिक एमपी जीके के स्टैटिक जीके के अंतर्गत एमपी का सामान्य परिचय हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है भारत के बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, संस्थान है, संगठन है, योजनाएं हैं, करेंट अफेयर है और आपका साइंस से रिलेटेड सब कुछ हमारे चैनल पे अपलोड हो रही हैं धीरे-धीरे वीडियो। आप सभी को देखिएगा, आपके अलग-अलग टीचर्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, आपकी मदद के लिए है यहाँ पर और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो आप थोड़ी-सी मेहनत करिए और वर्दी पाकर ही जाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।